प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। बड़ा हैपनिंग डे था आज, बहुत कुछ हो रहा था अदालतों में भी, अदालतों से बाहर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही थी। बड़ी खबर तो आज सुबह की यही थी कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश होना था, लेकिन उसमें बड़ा सवाल यह था कि क्या लाइव स्ट्रीमिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि इस केस में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है पहले से। ये जो चल रहा है केस, इसमें चूंकि पिछली समातों में हुई है और इसमें अब भी ये तवक्को की जा रही थी कि लाइव स्ट्रीम होंगी, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग आज नहीं हुई। इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तस्वीर लीक हो गई, उस पर इंक्वायरी हो रही है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तस्वीर लीक कैसे हो गई, और उस पर इब्तदाई तौर पर कोई इन्वेस्टिगेशन भी हुई है। ये भी बहरहाल एक बड़ी खबर बन गई, एक बड़ा मौजू बन गया। फैसल वोडा साहब, जिन्होंने कल एक बयान दिया था कि अगर हमारी पगड़ियां उछालोगे तो फिर हम तुम्हारी पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, तो आज जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह साहब ने समाअत के अख्ताम पर इसका अटॉर्नी जनरल से जिक्र किया और शिकवा किया, और उस पर फिर जो है वो कुछ ही देर के बाद हमें खबर मौसूल हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए 3 रुकनी बेंच कल इसकी सुबह समाअत भी कर रहा है। फैसल वोडा साहब अलबत्ता कहते हैं कि जी मैंने जो कहा वो ठीक कहा, मैंने क्या गलत कहा है। तो इस पर भी बात करेंगे। जजेस की दोहरी शरीयत एक बड़ा मौजू बना हुआ है, इस पर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं कि जी जजेस की दोहरी शरीयत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, तो ये भी एक मौजू है, इस पर बात करते हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक शहरी की गुमशुदगी के हवाले से जो केस चल रहा है, एक शायर अहमद फरहाद के हवाले से, उस पर बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं। तो ये अदलिया और एग्जेक्टिव के दरमियान जो एक तनाव हमें दिखाई दे रहा है, और ये तनाव रोजाना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मामला कहाँ जाएगा? इन तमाम मौजूद पर हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियोज में राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं। साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया आप साहब। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। पंजोता साहब खुश आमदीद, शुक्रिया। ये तस्वीर लीक होना तो चले एक बात की बात है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग, अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती तो शायद ये तस्वीर लीक होने वाला तो मौजू ही ना बनता। लेकिन आज की इस कार्रवाई को हाफिज साहब, आपके ख्याल में लाइव स्ट्रीम ना करने के पीछे क्या मंतिक दिखाई देती है, क्या हिकमत होगी इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। एक तो चीज़ ये है कि जो हेयरिंग थी उसकी ज़रा पॉजिटिविटी की तरफ जाए। पॉजिटिविटी ये है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा आपने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एक्सेस किया और जेल के अंदर से बैठ के उन्होंने आज उस प्रोसीडिंग्स को वॉच किया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये क्रेडिट दें कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 चीज़ें करनी जा रही थी, लाइव ट्रांसमिशंस की, और यही बहुत सारे लोग थे जो इसके खिलाफ थे, और जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया तो उसको भी कहा गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ये खिलाफ है। और आज दोनों चीज़ें जो हैं वो आज हम सारे उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि सिर्फ आज एक हेयरिंग के अंदर लाइव ट्रांसमिशन नहीं आई या लाइव स्ट्रीमिंग नहीं आई तो हमने उस सारी प्रोसीडिंग्स को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क किया है। तीसरा, उसकी ये प्रोसीडिंग पे तो क्वेश्चन मार्क नहीं है। आ गया ना, देखे ना कि आज कोई बात प्रोसीडिंग्स पे तो हो ही नहीं रही कि आज आर्ग्यूमेंट्स क्या थे या चीज़ क्या थी। मैं ये समझता हूँ कि आज अगर उन्होंने बुलाया था या उन्होंने इस सारे अरेंजमेंट्स को किया था, तो जब परसों से लेके आज सुबह 9 बजे तक आपने देखा है कि मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर एक और चल रहा था कि जी पता नहीं नेट ही ना फेल हो जाए, इंटरनेट कहीं जी जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो ही ना इसकी हुकअप ही ना करे जी, और कहाँ ये कहा गया कि जी पता नहीं गवर्नमेंट इसके अंदर क्या करेगी, और इवन ये है कि कहा गया कि जी पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस होती है कि नहीं। तो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी इन 2 दिन के अंदर जो है हमने अंडर एस्टिमेट होते देखा। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने जो ऑर्डर किया था उस ऑर्डर की आज सारों ने कंप्लायंस की। उस कंप्लायंस आने के बाद ये है, और मैं आपको बताऊं चूंकि मैं तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूं, हेयरिंग के 2 स्टेजेस होती हैं। एक हेयरिंग की स्टेज होती है जो लीव ग्रांटिंग स्टेज होती है, उसके अंदर तो रिस्पोंडेंट की जरूरत ही नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट अगर प्राइमा फेसाई समझती है तो वो बुलाती है। इस केस के अंदर इंपॉर्टेंट इसलिए था कि एक ऐसा केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है कि जिसके 2 ऑर्डिनेंस जो हैं वो पिछली गवर्नमेंट ने और इन्होंने एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जारी किए, और उन्हीं बहुत सारी जो 2/3 अक्सरियत की वो जो शिकें थी 27 अमेंडमेंट्स में, उन्हीं को आपने आर्टिकल 184(3) के नीचे चैलेंज कर दिया। तो इनका सुनना जो है बनता है, और इस सूरत के अंदर जो है कि जब आपका 3 मेंबर्स बेंच जो था उसने एक फैसला दिया और वो फैसला पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पे है, और ये पार्लियामेंट का एक हिस्सा थे जिसके अंदर उन्होंने बाद में अंदर ज्वाइन नहीं किया। अब ये है कि आज वो जो पहला एंगल था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मेंटेनेबिलिटी है या नहीं है, इस पे बात थी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर
चीफ जस्टिस ने या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर ऑर्डर कर दिया था और वो ऑडियो या वीडियो के ऊपर वो सारा प्रोसेस था, तो उसको लाइव स्ट्रीमिंग करने के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं था। होनी चाहिए थी, लोगों को पता चलना चाहिए और ना था। होने में क्या मतलब, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा ख्याल ये है कि शायद उन्होंने ये देखा हो कि जी अभी चूंकि जिस मामले को हमने जाके डिस्कस करना है या मेंटेनल बिल की बात है, तो चीफ जस्टिस या बेंच ने जो है वो जो भी मुनासिब समझा उन्होंने किया। लेकिन अल्टीमेटली देखना, आज जो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर आया, उन्होंने फिर कहा है कि जो अगली डेट है उसके ऊपर भी मेक श्योर करें कि उनकी प्रेजेंस जो मौजूद हो, और जब वो उसके अंदर जाएंगे और बोलेंगे तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरा पाकिस्तान उसको देखेगा। लेकिन हमें इस इशू को इस लेवल तक नहीं लेके जाना चाहिए कि जिसके अंदर हम सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स को या बेंच की प्रोसीडिंग को इस लेवल तक मार्क कर दें कि शायद अगर लाइव ट्रांसमिशन नहीं आई, स्ट्रीमिंग नहीं आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल है ना, इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स थी, अगर लाइव लोग सुन रहे होते तो कितना देख अच्छा लेना होता। चाहिए। देखना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पिछले 4-5 माह से ये काम कर रही है और अगर इस केस के अंदर भी आ जाता तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम ये कहें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। अगर नहीं आया, आइंदा वो कर लेंगे, लेकिन इस लेवल तक मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक जो प्रिजम्पशन क्रिएट करना है वो बात मुनासिब नहीं। राना साहब, सवाल तो ये उठ रहा है ना कि नैब तरामीम की जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसको अभी तक उसको लाइव स्ट्रीम किया गया है। आज ऐसी क्या खास बात थी कि लाइव स्ट्रीम नहीं किया गया? देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि ये बड़ा क्लियर होना चाहिए, प्रेरोगेटिव सुप्रीम कोर्ट का है, नंबर 1। देखिए, नंबर 2 मेरे ख्याल से ये मेरा तजिया है, सवाबदीदी इख्तियार में भी तो कोई रैशनल होता है। अब मैं वही मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं आपको अपना तजिया दे रहा हूँ कि उसकी क्या वजह हो सकती है। देखें, एक तो जो पोलराइजेशन का माहौल और जो जिस तरह की सियासत खान साहब प्रीच करते हैं, मेरे ख्याल से अगर यहाँ उसको लाइव दिखाया जाता तो एक नया कोई जो है वो मामलात, प्रोपोगेंडा और पता नहीं क्या कुछ शुरू हो जाता। तो मेरे ख्याल से शायद ये वजह, अब ये मेरा तज्जिया है, मैं अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूँ कि शायद ये वजह हो कि उन्होंने बेहतर समझा हो कि बजाय कि एक नई एक जो है वो पहलू स्टार्ट हो जाए तो इसको कर लें। लेकिन ये देखें, उनका स्वाबदीदी इख्तियार है, शायद हो सकता है अगली दफ़ा वो कर लें। सही है। मंजूर साहब, आप कैसे देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है? बिल्कुल जी, बहुत अहम बात है। और अगर देखा जाए तो उस बात के अगर पीछे थोड़ा सा जाएं तो आपको पता है कि इमरान खान साहब की तकरीर हो, उनकी बात हो, उनका नाम हो, उनकी तस्वीर हो, हर चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाई गई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। और कोई अगर खुलकर ज्यादा जाकर बात करता है तो वैसे भी यूट्यूब एंकर को भी हटा दिया जाता है। यूट्यूब चैनल पे वही शोज वालों को ये कहा जाता है कि आप इस तरह की बात ज्यादा ना करें। तो बात ये है कि आज जो समात थी, समात के अंदर लाइव प्रोसीडिंग्स जब पहले से चल रही हैं, या तो हो ना कि आज होना था तो हम इतराज़ कर रहे थे तो आज हमें इतराज़ क्यों नहीं है। जब लाइव प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इस केस के अंदर और तमाम समातें आपके सामने हैं कि लाइव प्रोसीडिंग्स वाला मामला स्टार्ट है, तो फिर आज खान साहब की हद तक लाइव प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं दिखाई? वैसे एक चीज इससे हो और एक तस्वीर, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, इससे हो ये गया कि अब सारे मुतहरिक हो गए कि लाइव प्रोसीडिंग होनी चाहिए। पहले ये कुछ केसेस में हो रही है ना, कुछ केसेस में नहीं हो रही है। पहले अगर अहम नौयत के केसेस में हो रही है, अगर बंद करनी है ना तो बेशक आज से बंद कर दें, लेकिन जब चल रही हैं तो फिर आपने खान साहब की लाइव प्रोसीडिंग्स के ऊपर क्यों पाबंदी लगाई? और देखें, आज खान साहब को वहां पर पेश किया गया, 2-2.5 घंटे बैठे। ऐसे अगर लाइव स्ट्रीमिंग आज चल भी रही होती तो खान साहब को तो फिर भी ना दिखाया जाता। क्योंकि क्यों ना दिखाया जाता? किस कानून के तहत ना दिखाया जाता? और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब समाज चल रही है, क्योंकि उनकी कोई आज उनकी कोई आर्गुमेंट्स नहीं थे या उनकी कोई आर्गुमेंट्स बातचीत नहीं थी। आपने देखा होगा कि पहले भी लोग पेश होते हैं, उसामा बिन लादेन यहाँ पर पीटीवी के ऊपर दिखाए जाते रहे और हमने देखा, और आपने कुलभूषण यादव को भी देखा, आपने इसराइल के वजीर आजम को भी देखा, लेकिन इमरान खान का नाम, तस्वीर, हर चीज के ऊपर किस वजह से, कौन है? और सबसे बड़ी लोगों ने देख लिया, सबसे बड़ी देखनी थी, सबसे बड़ी अदालत के सामने ये मामला टेकअप हुआ है। और आज समाज चलती रही, 2.5 घंटे खान साहब को वहां पर बिठाया गया, लेकिन खान साहब आपने देखा होगा कि बड़ा वो बेहतरीन तरीके से बैठे रहे, बिल्कुल आगे पीछे, उनको कोई किसी किस्म की टेंशन, हमें थकावट हो रही थी लेकिन वो बैठे रहे, लेकिन उन्हें एक लफ्ज बोलने का मौका नहीं दिया गया। क्योंकि मखदूम साहब के रिमार्क्स चल रहे थे ना, ख्वाजा आरिस के नहीं चल रहे थे, बिल्कुल उनके चल रहे थे, बिल्कुल उनके चल रहे थे, ठीक है। लेकिन जो कुछ किया गया है उनकी पार्टी के साथ बल्ले का निशान लिया गया, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो जीतने के बाद क्या उस पे बोले, वो तो केस जीत चुके हैं, जो हारा है पहले वो बोलेगा ना। एहसान भाई एक मिनट देखें, जो खान साहब है ना जी, उनके हवाले से तो पहले ही जब भी उन्होंने कोशिश की बातचीत करने की तो उनको रोक दिया गया, उनको बात नहीं करने दी। मुख्तलिफ कोर्ट में पेश होते रहे, अमर फारूक साहब के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बार बार उन्होंने कोशिश की बात करने की, नहीं करने। देखिए पंजोता साहब, ये बताएं, उस सीट के ऊपर बैठा हुआ अगर कोई चीफ जस्टिस है, भी आज तस्वीरें बनाते रहे वहां पर। एक आपके ऐसे दोस्त भी हैं जो
कमरा अदालत में तो क्लेम करते रहे सहाफियों को मिलकर कि हाँ मैं बनाई तस्वीर, बाद जाके उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं बनाई। तो देखिए, ये क्या चक्कर है? देखिए, तस्वीरें किसने बनाई है? एक से ज्यादा बनाई है वैसे। देखिए एक से ज्यादा तस्वीरें बनी हैं और अच्छा साफियों को हुआ तो है कि कैमरे, बनी हैं। साफियों को तो मोबाइल लेने की अच्छा हुआ है इजाजत जिसने भी बनाई है, अच्छा किया, जबरदस्त अच्छा किया है। बिल्कुल अच्छा कानून किया। तोड़ा है सर, क्या कानून तोड़ा सुप्रीम है? कोर्ट के अंदर आप ये कंटेम्प्ट है। क्या कॉन्टेम्प्ट है बताएं, किस लॉ के तहत मना है कि आप किसी की जो है लाइव ट्रांसमिशन के अंदर तस्वीर के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं और उसकी अगर कोई तस्वीर खींचता है तो उसके ऊपर आप ये पाबंदी आप लगा कह रहे हैं सकते कि ऐन कानूनी अमल है, सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालत में आप मोबाइल कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये गैर कानूनी अमल था कि आपने लाइव प्रोसीडिंग के ऊपर पाबंदी लगाई। नहीं, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, था। ये गैर कानूनी बिल्कुल गैर कानूनी तो नहीं है ना, वो तो उनका सवाबदीद क्या सवाबदीद है कि आप समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है खान साहब की हद तक जब समात होगी तो उनको ना दिखाया जाए। और अगर आप ये समझते हैं कि समाज के अंदर जायज नहीं है तो जहां पर आज भी ये तस्वीर नहीं चल रही खान साहब की कहीं पर, यहीं भी कोई सो मोटो ले रहे हैं, यहीं पे कोई मामला उठा लें, ये ट्विटर के ऊपर ही कोई मामला उठा लें, ट्विटर पे ही कर लें कि उसके ऊपर क्यों पाबंदी लगाएगी। तस्वीर लीक हो रहा है, के ये अंदर कितना घरों संगीन के अंदर मामला है कैमरे आप लगे साहब। हुए हैं, उसके ऊपर ही कोई सीरियस एक्शन ले लें। तस्वीर लीक होना कितना देखें, संगीन मामला है। नईम मेरा बड़ा प्यारा भाई है और मेरे प्रोफेशन से भी है। हमें थोड़ा सा जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसका डेकोरम रहने देना चाहिए। वो हमारे चीफ जस्टिस हैं और इससे जिस तरह हम उन सारों को प्रेजेंट करते हैं, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस का वक़ार है या पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक इंस्टीट्यूशंस की जो क्रेडिबिलिटी है वो उसके अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो आता है। और अल्टीमेटली रिलीफ भी उन्होंने लेना ना। अब देखें, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा गया कि रिज़ाइन करे, कल उन्होंने बेल ग्रांट की है जी। आज उस चीफ जस्टिस पे बात की जा रही है, चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि जी आप आए, मैं उन्हें सुनता हूँ और डेफिनेटली वो उसके अंदर सुनेंगे। देखें, चीफ जस्टिस जो है वो कोई जिस तरह कहें ना कि एक हेड ऑफ द जस्टिस सिस्टम है, उसको इस तरह जो है। और हमने पिछले 2 साल से आप देख लें असद कि 2022 अप्रैल के जजमेंट से लेके किस पॉलिटिकल पार्टी ने किसी फैसले को एक्सेप्ट किया है, कोई एक देख लेना, चाहे वो इनकी फेवर में आया है चाहे इनकी फेवर के अंदर आया है। जिसकी फेवर के अंदर नहीं आया उसने सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज़ किया, उसने जजेस पे भी क्रिटिसाइज़ किया और नौबत यहाँ तक पहुँच गई इस चीज़ के अंदर कि मेरा जज, आपका जज, उसका जज, फलाना जज। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के लिए बेहतर नहीं है। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने जो डिफरेंसेस हैं वो पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर भी निगोशिएशंस होती हैं वहाँ रिजॉल्व करें और बार बार पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो इन अदालतों के अंदर न लेके जाएं। और दुनिया के अंदर ये असद अनप्रेसिडेंटेड है कि जिस तरह हमारी अदालतें जो हैं उसके मुतालिक बात की, किसी हमसाया मुल्क के अंदर देख लें, किसी और मुल्क के अंदर देख लें कि क्या चीफ जस्टिस को या अदालतों को इस तरह एड्रेस किया जाता है कि जिस तरह हम एड्रेस और फिर ये है कि हम उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। और यही से वो प्रॉब्लम है जहां से वो स्टार्ट होती है। इसको थोड़ा सा कूल डाउन करें फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ द इंस्टीट्यूशन, फॉर द सेक ऑफ द सिस्टम एंड फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब जो दूसरी चीज आपने कही है वो ये है कि अगर तो वो तस्वीर जो है या जो प्रोसेस जो है, अगर किसी जो वहाँ पे बैठे हुए थे लॉयर्स थे या जिस तरह आप जर्नलिस्ट हैं या कोई ऐसी चीज़ है, जनरली जो है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है उसको जो है वो इस तरह कवर नहीं किया जाता। ये चीफ जस्टिस ने पहली दफ़ा की। अब अगर पिक्चर आई भी है उस चीज़ को तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि जिसके अंदर हम ये कि हाँ एक सिर्फ इसके अंदर इशू है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल स्टाफ की तरफ से कोई आई है तो वो उनका जो अपना SOP है उसकी वायलेशन और वो जो मर्जी फैसला करे। वकील ने किया तो आप समझते हैं वो बड़ा इशू नहीं, मेरा ख्याल है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। एक आपने प्रोसीडिंग्स दिखाई या लॉयर्स बैठे हुए अगर किसी ने कर ली है और उसको वायरल कर दिया है तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि इस इशू के ऊपर हम ये कहें कि शायद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जाके को बड़ा तकद्दुस जो है वो मजरूह हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि हमें उस डेकोरम की तरफ मिनिमम जाना चाहिए जिसके अंदर हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के जजेस की वो रिस्पेक्ट लेके आए। हाँ एक चीज़ है, बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। जजेस के प्रोसेस को बेहतर होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन को बेहतर होना चाहिए। और दूसरा मेरा ख्याल ये कि जिसकी तरफ आपने बार बार उस स्टेटमेंट की तरफ भी इशारा किया है, अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उसको क्लैरिफाई कर दिया है तो उसके बाद ये था कि उसको देख लेते और अगर उसके बाद सेटिस्फाई नहीं होती उन चीज़ों के अंदर तो फिर बात को आगे बढ़ाना चाहिए। बट बात कर रहे हैं हाँ उसके अंदर है। और अगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है तो हमें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट का और उनका मैटर है, उसको इस लेवल पर क्रिटिसाइज उस लेवल पर नहीं जाना चाहिए कि जिस तरह ये
आज खुद नोटिस लेने की जरूरत नहीं थी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा उस चीज के अंदर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह हम उस चीज को पोज कर रहे हैं ना, और पोज करके ये कह रहे हैं कि एक तरफ उस चीफ जस्टिस को जो है हम कह रहे हैं कि आज उसने अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की तो उससे पता नहीं क्या हो गया, और हम उस बेंच के अंदर चीफ जस्टिस को जो है वो प्रोमिनेंट उस चीज के अंदर कर रहे हैं। और अगर दूसरी चीज के अंदर गई है तो फिर हमें जुडिशरी जो भी इस प्रोसेस के अंदर जाए, जिस तरह भी जाए, हमें उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, फैसल वाडा साहब का आपने जिक्र किया, जरा मैं एक दो चीजें उनकी शेयर कर लेता हूं। एक तो फैसल वाडा साहब ने बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत लिखा हुआ था और कहा था कि बताया जाए कि क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी जब एक जज साहब ने बताया था कि मेरी दोहरी शरीयत या ग्रीन कार्ड के हवाले से, तो उन्होंने डिटेल्स दी थी। तो ये एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाडा को रजिस्ट्रार की तरफ से ये जवाब दिया गया है, या आप अगर स्क्रीन पर खत भी देख लीजिए, वो भी देख लीजिए, जो जवाब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रजिस्ट्रार की तरफ से फैसल वाडा को, जिसमें डिटेल्स बताई गई हैं कि कब कब किस कौन सी डेट का लेटर था और क्या उसको जवाब दिया गया। लेकिन इस जवाब के जाने के बाद फिर फैसल वाडा साहब ने जो है ट्वीट की है, और जिसमें वो कहते हैं कि हाई कोर्ट के जवाब मुझे मिलने से पहले मीडिया को मिल गया। बहरहाल ये साबित हो गया कि जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से अपने ग्रीन कार्ड होल्डर होने का मामला रिपोर्ट करने का कोई सबूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास मौजूद नहीं है, जबकि प्रेस रिलीज में लिखा था कि जज साहब ने यह मामला उस वक्त के चीफ जस्टिस को रिपोर्ट किया था। अब इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज भी मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो आपके ख्याल में फैसल वाडा साहब ने कुछ गलत कहा या नहीं कहा? नहीं, देखिए बात यह कि ये कहना कि मैं डबल बदमाशी करूंगा और अगर कोई मेरी पगड़ी उछालेगा तो मैं उसकी पगड़ी उछालूंगा। देखें, कानून है, आइन है इस मुल्क के अंदर। अगर कोई बदमाशी करता है तो उसके लिए भी कानून है, अगर कोई पगड़ी उछालता है तो उसके लिए भी कानून है। तो ये कहना कि अगर कोई मेरी तरफ फायर करेगा तो मैं भी उसकी तरफ फायर करूंगा, या कोई जो है वो कातलाना हमला करेगा तो मैं भी कातलाना हमला करूंगा। जेनेरिक डिस्कशन नहीं थी ना, मैं मखसूस जजेस के ऊपर मैं वही कह रहा हूं। तो मैं कहता हूं कि उन्होंने कुछ जो बातें की वो उनसे एग्री कर सकते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने बात की उनको नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा। पगड़ी उछालने वाली और उसका जवाबी कार्रवाई और फिर जो बदमाशी और उसकी डबल बदमाशी। देखें, अगर हमने आइन और कानून के पैराए में रहना है तो फिर हमें उसी की बात करनी चाहिए। तो टिट फॉर टैट वाला कानून नहीं है। उछाली थी कि फैसल वाडा साहब को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी होगी? देखिए, ये तो आप उनसे पूछें, ये कोई हमारे कहने पे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उनकी अपना वो दिल कर रहा होगा इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए, तो उन्होंने बात कर ली और वो अपना स्टैंड ले रहे कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। तो ठीक है, कल अगर जब उनको बुलाएंगे तो अपना जवाब देंगे। अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था। चलिए मैं आप साहब की और प्रजोदर साहब की इस पर राय लेता हूं। देखिए, आखिरकार अटॉर्नी जनरल ने भी बात की, अतात तारड़ साहब ने भी बात की, उन्होंने एक जो है मैं कहता हूं तहजीब के दायरे में बात की। तो बात अल्फाज का चुनाव बड़ा मैटर करता है। तो वो आप उस पैराए में भी बात करें तो अच्छी बात है। तो मैं तो कम से कम बदमाशी और डबल बदमाशी को मैं नहीं सपोर्ट करूं। सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। फैसल वाडा साहब की बात हो रही थी, उनके उस बयान की बात हो रही थी। आज वो कहते हैं कि मैं खड़ा हूं अपने बयान पर, मैं तो कहता था मुझे बुलाएं, और मैंने क्या गलत कहा है। तो हाफिज एहसान साहब, कुछ गलत कहा है फैसल वाडा साहब? देखें असद, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो बड़ा मैटर करते हैं। और इसके लिए बंदे को बड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए। और ये वो जो वर्ड्स ऐसे नहीं हैं कि आपने बात की और एयर के अंदर आपकी बात चली गई, आज नहीं है तो कल उसके सामने आएगा, परसों उसके सामने आएगा। लेकिन हुआ ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस का या हमारा जो एक नैरेटिव पिछले 2-2.5 साल से आप देखें ना कि किस लेवल पे चला गया है, और उसके अंदर हम किसी चीज़ को जो है ना वो फॉरगिव करने के लिए, जिस तरह होता है ना कि आपको मैच या बॉल खेल रहे हो क्रिकेट का, तो बात चीज़ें आप लेफ्ट कर देते हैं कि यार हर बात पे जो है ना चौका छक्का जो है बॉल पे बनता नहीं है, आप उसे कर दें। और यही वो प्रॉब्लम, आप सिर्फ फैसल वाडा ने तो ये आपके सामने आया है, और जिसके अंदर आप औरों के भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर वो जो एक एग्रेशन आपको नजर आएगा, उसके अंदर एक चीज़ ये आएगी नजर, ये कि एक डोमिनेंसी नजर आएगी, इन्फ्लुएंस करने वाली बात आएगी। तो हमारे पॉलिटिशियंस को, पार्लियामेंटेरियंस को अवॉइड करना चाहिए। और जजेस के ऊपर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल हुई थी। कल तलाल चौधरी साहब ने भी की थी, कामरान टसूरी साहब ने भी की थी।
आज ओन चौधरी साहब ने भी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी किया है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो हैं वो इस मौजू पर अब काफ़ी सारी हो रही हैं। नहीं तो ये अगर ये आई है इस चीज़ के अंदर, तो जो चॉइस ऑफ देखें ना कि आपका मेरा या सबका एक इस्तेकाक है कि हम विद इन द पैरामीटर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि जजमेंट ठीक नहीं है, प्रोसेस ठीक नहीं है। आप किसी को रोक तो नहीं सकते ना कि अगर एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी हफ्ता कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, लेकिन विद इन द पैरामीटर्स या विद इन द डिसेंसी जो है वो बड़ा एक वैसे important साहब है। आपको थोड़ी हैरत होती है कि एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर लोगों ने तनकीद की, उसमें कुछ सहाफियों ने भी तनकीद की और नोटिस हो गए। कौन से जेआईटी बन गई, अभी जो पिछले दिनों जेआईटी बनी है, जेआईटी बन के नोटिस हुए, सहाफियों को भी नोटिस हुए। बाबर सत्तार साहब के खिलाफ इतनी कैंपेन चली, आपको नहीं हैरत हुई कि उन पे हुकूमत ने कोई जेआईटी नहीं बनाई? नहीं देखे ना उससे आप मुतालबा करते हैं? अच्छा, ये आपको पता है कि जो बाबर सत्तार साहब के पास वीडियो लीक्स का केस चल रहा है, ये सारा जो था, ये तो पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कमीशन बनाया था और उस कमीशन के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा को उन्होंने हेड किया था, जस्टिस आमिर फारूक उसके अंदर शामिल थे, उसके बाद चीफ जस्टिस बलोचिस्तान थे। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को कंटिन्यू कर देना चाहिए था ना। क्यों सुप्रीम कोर्ट आज भी वो ऑर्डर जो कमीशन का है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सस्पेंड किया हुआ है, तो चलने देते उस चीज को। अगर उस लेवल के ऊपर, अगर उस दौर के अंदर वो सारी जो वीडियोस थी जो आपने भी सुनी है, सारा उसको प्रूव हो जाता कि किसने किया है, किसका ऑब्जेक्टिव है, तो शायद आज मेरा ख्याल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो नौबत ना आती। तो हमें किसी न किसी जगह जो है ना वो सेलेक्टिव नहीं जाना चाहिए कि नहीं जी अगर ये हो तो ये इस तरह ठीक है, ये हो तो इस तरह ठीक है, ये हो तो इस तरह ठीक है। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ हमें सीखना चाहिए, और वो जो सीखना है वो मेरा ख्याल है कि हम अभी सीखना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है, हमारे अंदर नॉन एग्जिस्टेंस है। मैं आपको नहीं मानता, आप मुझे नहीं मानते, लेकिन हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने पावर के अंदर आना है और इस मुल्क के अंदर गवर्न करना है। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि मुझे आप बुलडोज करके या किसी और को बुलडोज करके या सिस्टम को बुलडोज करके आप पावर के अंदर आए, ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, किसी न किसी जगह जो है जो अपनी हमारी कोर्ट्स हैं उनको भी जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए एग्जेक्टिव या पॉलिसीज के इश्यूज के अंदर। अभी आप देखें ना पंजाब के अंदर जो है मोटरसाइकिल्स के ऊपर जो है वो कॉग्निजेंस आ गया है कि जी मोटर जो इलेक्ट्रिक बाइक है उस तरह कुछ चीज़ें के अंदर आई हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि सर्टेन एरियाज के अंदर जुडिशरी, पार्लियामेंट और उसके बाद जो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसके लिए इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर यह है कि हमें एक बड़े डायलॉग के अंदर जाना चाहिए। और जहां जहां हमने 76 ईयर्स के अंदर सिस्टम से जो नहीं सीखा उसको सीख के इस मुल्क को आगे वे फॉरवर्ड के अंदर जाए। ये 25 करोड़ का मुल्क है और 25 करोड़ के मुल्क को जो है इस तरह हॉस्टिलिटी के अंदर, कन्फ्रंटेशन के अंदर, और जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर रोजगार के इश्यूज हैं, इन्वेस्टमेंट के इशू हैं, दुनिया के अंदर असद हमें जग हसाई नहीं बनना चाहिए। वी शुड बी वेरी सीरियस फॉर द कंट्री एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक तनाव दिखाई दे रहा है एग्जीक्यूटिव के दरमियान और आदलिया के दरमियान, और एक तनाव रिमार्क्स से भी नजर आ रहा है, अदालतों में भी और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस से नजर आ रहा है। और पंजोता साहब इसके अलावा जो है वो हम जो नोटिस हो रहे हैं उससे भी देख रहे हैं। ये तनाव कैसे कम हो सकता है और ये तनाव क्यों हो गया है इतना? देखें, पहली बात तो यह है कि जो बात हो रही है मैं उसका थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करके फिर इसमें मैं आऊँगा। जैसे बाबर सत्तार साहब के हवाले से जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और ये मुसलसल वो मैं ये कहूँगा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और इसी तरह से ये किया जा रहा है, मतलब ओन चौधरी तक, और ये फैसल मुस्तफ़ा साहब और ये सारे जितने इन्होंने किए, फैसल वाडा साहब ने या PMLN के दीगर रहनुमाओं ने उस दिन की थी। तो उसके अंदर आप देखें कि किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से इस चीज़ को एक टारगेट करते हुए उस जज साहब के हवाले से ये बात की गई है कि दोहरी शरीयत जो है वो जैसे जुर्म है। आईने पाकिस्तान के अंदर नहीं किसी जगह के ऊपर कहीं पे लिखा हुआ कि कोई जज जो है वो दोहरी शरीयत वाला जो है वो नहीं बन सकता। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है कि इसके लिए आपकी दोहरी शरीयत है तो आप जज नहीं बन सकते, नंबर 1। और नंबर 2, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला गया था जज साहब की तैनाती वाला, तो उस वक्त ये जो ग्रीन कार्ड है इनकी वो ग्रीन कार्ड है, दोहरी शरीयत नहीं है, ये गलत ग्रीन कार्ड दोहरी शरीयत नहीं है, और ग्रीन कार्ड की मालूमात उन्होंने दे रखी अपॉइंटमेंट के वक्त। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके सामने सारा ये मामला गया था और उसके बाद इनकी तैनाती हुई थी। और ये बात, ये रिमार्क सारे जो 6 जजेस वाला लेटर है उसके अंदर जस्टिस अतर महल्ला साहब ने ये उसके अंदर ये सारी वजाहत दी है। अब तीसरी बात ये रह गई, ये तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ये जो बात की जा रही है कि तासर दिया जा रहा है कि जैसे एग्जेक्टिव में और जुडिशरी में कोई लड़ाई है। देखिए, यहाँ पर लड़ाई वाला मामला नहीं है। मैंने तो तनाव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। देखें, तनाव भी अगर आप कहें ना
तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जुडिशरी जो है उसने अपना काम करना है। अगर किसी इदारे के अंदर कोई दूसरा इदारा मुदाखलत करता है जो कि आईने पाकिस्तान इजाजत नहीं देता और वो इदारा कहता है कि आप मुदाखलत ना करें, तो इसे तनाव नहीं कहेंगे। सर आप देख रहे हैं वही बात है ना, आप कह रहे हैं कि तो वज़ीर आज़म को भी बुलाऊंगा और तो मैं ठीक कह रहे हैं ना, एजेंसियों को भी बुलाऊंगा, तो आप फिर भी कह रहे हैं कि तनाव नहीं है। देखें बात यह है कि इसको तनाव नहीं कहेंगे, वो कह रहे हैं कि हमारी अपनी जुरिस्डिक्शन है, आप अपनी जुरिस्डिक्शन में ठीक है। और ये नुमाइंदगी जिस तरफ से कर रहे हैं, ये जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनके खिलाफ, ठीक है, ये क्या उनके खिलाफ कोई ऐसी उन्होंने फैसला दिया है या कोई ऐसी उन्होंने बात की है? आप कह रहे हैं बल्कि वो कह रहे हैं कि हम सर्वेलेंस जो है वो उसके ऊपर जो है वो जाना चाहते हैं कि कैसे किसी की रिकॉर्डिंग की जाती है, किस लॉ के तहत की जाती है और कैसे फिर उसे नशर किया जाता है, और आप उन्हें कह रहे हैं कि आप ये उस तक ना पहुंचे। क्यों? असद मैं आप नहीं चाहते कि कानूनी प्रोसेस जो है वो कोई जज करे? असद मैं एक सिर्फ इसमें कहना चाहूँगा कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस जो हैं पिछले 12-14 साल से आई हैं, अगर वो ऑब्जर्वेशन आप ऑर्डर का हिस्सा नहीं बना सकते या अपने ऑर्डर के अंदर नहीं लिख सकते, तो फिर उन ऑब्जर्वेशन से अवॉइड करना चाहिए। और यही दुनिया भर के अंदर है कि दुनिया के अंदर जजेस कम बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं। हमारे मुल्क के अंदर ये आया हुआ है कि जजेस जब बोलते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, और इस तरह की मीडिया कवरेज दुनिया में है ही नहीं है कि जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर है, कि इवन ये है कि हम जजेस के लहजे को भी कोट करते हैं अपनी उस रिपोर्टिंग के अंदर कि जज साहब बड़े गुस्से में थे और जज साहब सीट से पीछे हट गए और जज साहब आगे उसके अंदर चले गए। और फिर अगर लॉ ऑफिसर्स आए, हम उनको भी कहते हैं कि वो डिफेंसिव चला गया, जो आगे चला गया। और दूसरा ये है कि जब अल्लाह ताला ने एक किसी को डांटते भी तो नहीं, किसी की इंसल्ट भी तो नहीं करते, तो यहाँ पर जब इंसल्ट करेंगे, आज भी एडवोकेट जनरल बोलने लगे लॉ ऑफिसर्स को, जब लॉ ऑफिसर्स को इंसल्ट करेंगे तो रिपोर्ट तो होगा ना। मैं अल्लाह ताला ने मुझे एज ए जज इस कलम के अंदर ताकत दी है, तो मैं उसको इसके ऊपर लिखूं ना। सही है। और वो मेरा जो ऑर्डर है वो चैलेंजेबल भी है, मेरे पास अनब्रिडल पावर नहीं है। नहीं, रिपोर्टिंग गलत की। और दूसरा ये है कि जो हम ये कॉन्सेप्ट बनाए बैठे हैं ना कि जुडिशरी को बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जुडिशरी जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का दुनिया में किसी जगह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या मुराद है? क्या इससे क्या मेरा मतलब ये है, प्रोसीजर्स और सारी चीजें, वो ये है कि जो देखे ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पैरामाइड बना हुआ है कि जिसके अंदर उन्होंने परफॉर्म करना है। सरदार साहब खत लिख रहे हैं, देखे ना, कि मुझे पैगाम दिया गया, आपको पता है कि पीछे हट जाओ। ना एक सेकंड, अब दबाओ नहीं, वो अगर अटॉर्नी जनरल ने उसको क्लैरिफाई कर दिया है और उसने वीडियो पे भी कहा है और उसने कहा है कि क्लैरिफाई करने से वापस मामला कहीं। आपको पता है कि जब इलेक्शंस का मामला आया था तो जो चीफ जस्टिस थे वो उन्होंने इंटरनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से ब्रीफिंग ली थी और उन्होंने जाके ब्रीफिंग दी। तो क्या उस ब्रीफिंग का मतलब ये है कि चीफ जस्टिस जो वो इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए? ब्रीफिंग एक और मामला है वो तो इन्होंने क्या कहा, अटॉर्नी जनरल का जो लेटर है उसके अंदर है क्या है? उन्होंने उसके अंदर यही गुजारिश की होगी ना कि सर आप जिस चीज को सुनना चाह रहे हैं आप हमें जरा एक्सप्लेन तो कर लेने दे। अगर वो एक्सप्लेन करके अदालत में सर करें ना। दोहरी शरीयत वाली बात हो रही है। मैं आपको मुस्तफा कमाल का आज का बयान जरा सुनवाना चाहता हूँ। मुस्तफा कमाल साहब क्या कह रहे हैं दोहरी शरीयत पर, क्या मौकिफ उनका है, जरा ये भी सुन लें। क्या कोई दोहरी शहरियत रखने वाले फर्द को जज होना चाहिए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जवाब यह आया कि आईन में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि कोई दोहरी शहरियत रखने वाला शख्स जज ना बन सके। ठीक बात है, किसी दूसरे मुल्क की वफादारी का हल्फ उठाएं और आप आके पाकिस्तान के सबसे मोतबर इदारे के मोतबर कुर्सी पर बैठ जाएं और लोगों की किस्मतों के फैसले करें। और लोग तो लोग, आप इतनी पावरफुल कुर्सी है आपकी कि आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं और आपको यह पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, इस पे राना साहब, अब जो दोहरी शहरियत का मामला है इस पर तो डिबेट हो सकती है, यहां पे भी हो सकती है, पार्लियामान में भी हो सकती है, अदालत में भी हो सकती है, बाहर भी कहीं हो सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हो सकती है कि दोहरी शहरियत वाले को जज बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। लेकिन अभी जो कानून है उसके मुताबिक तो कोई कदगन ही नहीं है। ये तो फिर आपका काम है कि इस पे कानून बनाए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब अगर कानून नहीं है तो और कोई कदगन नहीं है तो ये अभी इशू नहीं है, लेकिन ये पब्लिक डिबेट का अब हिस्सा बन गया ना, क्योंकि दोहरी शहरियत के ऊपर पहले सियासतदानों पे उंगली उठती रही है। आपको याद होगा इकामा पे मियां नवाज शरीफ को निकालो और किस तरीके से सियासतदानों के लिए तो कानून मौजूद है ना। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, कानून नहीं है। लेकिन पब्लिक डोमेन में ये डिबेट में कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इस बुनियाद पे अब आप जो है कोई वो करें। अगर कानून में, ये तो मैं क्योंकि लॉयर नहीं हूं, ये बेहतर बता सकते हैं कि अगर
कानून नहीं है ऐसा कोई, तो फिर उसमें कोई कदर अगर नहीं। आज कानून ले आएंगे, बिल्कुल लाना चाहिए, तो अगर लाना चाहिए और आ जाए तो उसके बाद कोई जज नहीं लग सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये कानून मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, क्योंकि जहां सियासतदानों के ऊपर यही वजह है कि आप जहां मुल्क के फैसले कर रहे हैं, मुल्क की डायरेक्शन का तयन कर रहे हैं, और यहां जज जो हैं, जो लोग मुल्क के लिए फैसले कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल का तयन कर रहे हैं, तो फिर दोनों पे अप्लाई होना चाहिए। तो अगर अभी कदगर नहीं है तो इसके ऊपर होनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है। किस जज की बात हो रही है दोहरी शरीयत की? देखें, आपके इल्म में है ये बात, तो ये भी बाबर सत्तार साहब जो है उनके पास तो ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड है, लेकिन इसके ऊपर देखें ना, इकामा पे एक प्रेसिडेंट है या नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म किसी जज के ऊपर तो नहीं अप्लाई हुआ, वो तो हमने तस्लीम कर लिया ना कि वो कानून अगर नहीं है तो होना चाहिए, तो उसके ऊपर डिबेट बिल्कुल होगी इकामा पे। वो फिर वो जो जिसने भी लेजिस्लेट जब होना है तो उस पर ये भी होगा कि दोहरी शरीयत कार्ड की बुनियाद पर दोहरी शरीयत को बुनियाद बनाकर जस्टिस बाबर सत्तार साहब पे तनकीद जायज है आपके ख्याल में? देखिए मेरे ख्याल से, क्योंकि नंबर एक उनके पास वो दोहरी शरीयत का हामिल नहीं है, नंबर दो ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जो दोहरी शरीयत को रोकता हो। देखिए कानून का तो फिर हो रही है, जैसे बाबर सत्तार पर क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने जब जो हाईएस्ट ऑफिसर है आपके जो सीट है वज़ीर आज़म की, वो इस चीज पे फारिग हो चुके हैं, तो इसलिए डिबेट जो है वो पब्लिक डोमेन में, ये डिबेट तो फिर होगी ना कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और क्यों है, और अगर थी तो पहले इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। जस्टिस बाबर सत्तार गिल्टी है इस मामले में? देखिए अगर कानून नहीं है तो फिर गिल्टी नहीं है। अगर लेकिन कानून का ये मेरे ख्याल से बेहतर बता देंगे कि ऐसा कोई कानून है जैसे बाबर सत्तार इस मामले में गिल्टी है। देखिए आर्टिकल 193 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जजेस की अपॉइंटमेंट को डील करता है, ठीक है, और उसके अंदर कोई कदगन नहीं है, कोई इनएलिजिबिलिटी नहीं है कि एक दोहरी शख्स वाला या एक वो, उसके अंदर दो ही कंडीशंस है। एक ये है कि आप हाई कोर्ट के जज के लिए आपकी 45 साल उम्र होनी चाहिए, और दूसरा है कि अगर आप 10 साल से हाई कोर्ट के जज रहे हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर, या 10 साल आप जुडिशल सर्विस के अंदर है जिस तरह सेशन जज की तरफ से आया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इसके अंदर जो फोकल पॉइंट जिसके अंदर बात की जा रही है वो ये, वो डिस्क्लोजर का है कि वो डिस्क्लोजर था, वो उसका टाइम क्या था, क्या वो टाइम जो था वो चीफ जस्टिस के पास जब वो चीज गई उस वक्त उसका डिस्क्लोजर था, या वो जुडिशियल कमीशन के अंदर जब बात गई उस वक्त डिस्क्लोजर था? ये बात नहीं हो रही कि 193 का जो क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन है। और मेरा ख्याल ये है कि जब चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे और अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं, अगर उन्होंने बात क्लियर कर दी है उस चीज के अंदर कि ये जुडिशियल कमीशन के अंदर बन गया था, तो बात मेरा ख्याल है वहां पर खत्म कर देनी चाहिए। डिस्क्लोजर करना जरूरी है। नहीं, वो तो ये है ना कि आप किसी जिस तरह आप इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो है आपकी हर चीज को डिस्क्लोजर नहीं किया गया, तो डिस्क्लोजर का ये इशू, अगर वो डिस्क्लोजर का इशू जो है उसको वेरीफाई हो जाता है कि जब उनका वो चीज पॉइंट आ गया ना, ये देखें ना पॉइंट कहां आ गया। मेरे हाथ में प्रेस रिलीज है, मैं आपको राना साहब पढ़ के सुना देता हूं। इसमें लिखा है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की प्रेस रिलीज में कि जस्टिस बाबर सत्तार हैज नेवर हैड एनी नेशनलिटी अदर देन दैट ऑफ पाकिस्तान, नंबर 1। दूसरा वो लिख रहे हैं प्रायर टू जस्टिस सत्तार्स एलिवेशन एज अ जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही हैड रिपोर्टेड टू चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दैट ही वाज अ पाकिस्तानी नेशनल एंड हैड अ ग्रीन कार्ड दैट अलाउड हिम टू ट्रैवल टू द यूएस विदाउट अ वीजा। ये बात उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उस वक्त बताई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी प्रेस रिलीज में बता रहा है। ये रिपोर्ट हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर वो कह रहा है तो आप डाउट करने का क्या आपके पास? और उसका कोई डॉक्यूमेंट है तो ठीक है। अगर देखे ना, बात यह है कि हमें एक्सट्रीम व्यू नहीं ना लेना चाहिए कि जी अगर एक किसी ने बात यह है कि अगर डिस्क्लोजर जो है वो हुआ है एट द टाइम, या जिस तरह इस लेटर के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, तो बात खत्म नहीं, बात खत्म होगी उस चीज के अंदर। इस बात को अब आगे नहीं जाना चाहिए उस चीज। हाँ, दूसरी उस चीज के अंदर नहीं, अगर उसको आपने करना है तो फिर आप 193 के अंदर सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशंस रख दें कि जी उसके लिए जो है कि आपकी दोहरी शरीयत या आपके पास अकामा या आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मुल्क को थोड़ा सा मेरा ख्याल है आगे लेके चलें, और जजेस को भी जरा खुला दिल कर लेना चाहिए, पॉलिटिशियंस को भी खुला कर देना चाहिए, और क्रिटिसिज्म भी किसी खास हद तक हो। इस हद तक नहीं है कि आप चीजों को ड्रैग करके उस तरह लेके जाएं कि जिसके अंदर फिर आपके पास पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आए। सर, एक तो मैं आपको ओन चौधरी साहब को भी सुनवा दूं, इतने लोगों को सुनवाया तो चले ओन चौधरी साहब को भी सुन लीजिए वो क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अदारे कौन होते हैं मुदाखलत करने वाले। कभी आपने देखा है आज हम सुकून से यहाँ क्यों बैठे हैं, अपने घरों में क्यों बैठे हैं? यहाँ बॉर्डर पार आराम से आए और हमें कब ले जाएं अगर ये अदारे यहाँ इस मुल्क में कायम ना हो। और हम अपने मुल्क में उन काली भेड़ों को नहीं पहचानते जो इस मुल्क स्टेबिलिटी नहीं लाना चाहते, इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। हम सियासतदान तो अपना हिसाब कराते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे एसेट्स डिक्लेयर होते हैं, सबके होने चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, सब लोग। इंसाफ चाहिए। आज वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो आपने सुनी है पंजोता साहब?
देखें, ऑन चौधरी के हवाले से मैं यही कहूंगा कि ये तसलसल है, जैसे मैंने पहले कहा कि बाकी भी सारे और इनको भिजवाया गया है। अभी कल वैसे 3-4 और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती हैं, ऑन चौधरी जो है तैयार रहिएगा। देखें, ऑन चौधरी जो है ना जी, ये अगर जेन्युइन देखा जाए ना तो अपनी गली से भी इलेक्शन जो है वो नहीं जीत सकते, और इनको जिस तरह फॉर्म 47 के ऊपर जितवाया गया तो ये बेचारे फिर अपनी उसकी कीमत तो फिर अदा करनी पड़ती है ना, कि जाएं जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और जहां पर ये बात कर रहे हैं जी कि सिक्योरिटी इदारे और जो बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, महाज की बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है जी, उसको कौन नहीं कह रहा कि वो गलत बात है, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि हर एक को अपनी जुरिस्डिक्शन में रहना चाहिए। क्लियर, आप आज कहते हैं ना जब आपकी हुकूमत थी तो एक अच्छा हाइब्रिड निजाम चल रहा था, उस हाइब्रिड निजाम पर आपको कोई एतराज नहीं था। आज हाइब्रिड प्लस पर आपको नहीं, उसने फायदा दिया ना। मुझे एक सेकंड, अगर इन्होंने कोविड के अंदर एनसीओसी बनाई तो पूरे मुल्क को फायदा हुआ ना। फेटफ के अंदर इन्होंने मिलिट्री को एंगेज किया, पूरे मुल्क को फायदा आने पे इतराज नहीं, और उसका आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने उसको अप्रिशिएट किया। फिर आपके आया था जो लोकस्ट के अंदर भी आए वो, और अगर इकोनॉमी के अंदर SIFC बन गई है और उनके साथ मिलकर कर रहे हैं तो उसमें हरज क्या उस चीज के अंदर जो। देखिए मसला कहां से हुआ, मसला कहां से हुआ? मसला ये नहीं हुआ कि बाबर स्टार ने कोई इमरान खान को जमानत दे दी है या तारक जंगीरी जो है उसने बड़े फैसले कर दिए और इमरान खान बाहर आ गए हैं और वो मुल्क के वजीर आजम बन गए। आप सूरत हाल तो देखें, हमारा इलेक्शन चोरी हो गया, इलेक्शन के ऊपर आज तक कोई पिटीशन डिसाइड नहीं हुई। आप देखें कि इमरान खान के ऊपर 200 केसेस बना दिए गए जिनमें बेंच बनते हैं, बेंच टूट रहे हैं। कहां पर रिलीफ आप देख रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो बड़ा इन्होंने सब जजेस ने बड़े फैसले दे दिए हैं या इनके खिलाफ दे दिए हैं, इनको डिस्क्वालीफाई से क्वालिफाई कर दिया गया और हमारी डिस्क्वालिफिकेशन की दरखास्त। लेकिन अभी ये रिजर्व सीट्स वाला मामला इनके फेवर में नहीं गया। क्या रिजर्व सीट खत्म नहीं होगी? तो अदालतें जब रिलीफ दें तो वो जो है वो जी हक है, और जब इनके खिलाफ फैसला है तो ये अगर किसी मैच के अंदर जाए ना तो उधर इनको कुर्सी मिले ना तो ये कोशिश करेंगे कि वहां पर भी इनकी रिजर्व हो जाए, और अगर कहीं पर लंदन में बैठ के सीट हो तो उधर भी ये कहेंगे 190 बिलियन पाउंड में जमानत हो गई। इनको नजर आने कुछ कहना चाहूंगा हो जाना है। देखिए दूसरी बात ये है कि जो केसेस और जो धांधली और जो बल्ले का निशान हमारा, कभी किसी ने पूछा है कि आपने इलेक्शन कैसे करवाया? किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि सेटलमेंट है ना। आप अपने इलेक्शन का जवाब दें, आप क्यों नहीं सही करा? हमने जवाब दिया है ना, ठीक है। और हमारी सीटें किसी और को कैसे दी जा सकती थी? अब ये कह रहे हैं जी कि इनकी सीटें इनको वापस मिल गई हैं। पहले आप बताएं ना कि आपको उन सीटों के बगैर हमें हमारी सीटें नहीं दी गई, और जहां पर इलेक्शन हुई, जहां पर सीटें दी नहीं गई हैं, उनकी नुमाइंदगी के बगैर कैसे सेनेट के इलेक्शन हो गए, कैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए, कैसे सारा प्रोसेस हो गया? जहां पर आपको नजर आया कि आपका बेनिफिट है वहां पर। वैसे ये एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि अगर फर्ज करें फैसला रिवर्ट हो जाता है और ये सीटें इनको मिल जाती हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, तो फिर ये सारे इलेक्शन दोबारा होंगे? बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से पहले तो पहले तो फैसले का इंतजार करना चाहिए कि क्या होता है। जो उसमें मैंने पहले भी शायद ये कहा है कि जो डिसेंटिंग नोट था इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर का, उन्होंने भी कहा था कि इनको तो नहीं मिलती जिस तरह के इनके अदालत में चला गया ना। नहीं, लेकिन देखिए बात ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इलेक्शन दोबारा होगा या वो कलादम हो जाएगा। ये चीज उस वक्त के जो आईनी मंतकी तौर पे होना नहीं चाहिए। देखिए उस वक्त अगर सारा नहीं, इसमें लॉजिक सुने ना। हाँ। जो आईनी तौर पे आजाद अदारे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका मैंडेट है, उसने ये फैसला किया। जो पेशावर हाई कोर्ट था उसने ये फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सबके ऊपर मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बल्ले वाला जो है वो किसने फैसला किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने किया, फिर वो इम्प्लीमेंट हो गया ना? नहीं, मुझे ये वो इम्प्लीमेंट हुआ ना, उसने दिया है ना सर। आप सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला मैं ये कह रहा हूं, यही तो वो बात है। नहीं देखें, ये पिक एंड, अब मैं आपको बताऊं जिस पे आप बात करें, आर्टिकल 51 की प्लेन लैंग्वेज है, और वो प्लेन लैंग्वेज ये है कि हर वो पार्टी जिसको इंडिपेंडेंट ज्वाइन करेंगे उसकी डायरेक्ट जो सीट्स आएंगी उसकी बुनियाद के ऊपर उसको रिजर्व सीट्स मिलेंगी। और अगर किसी पोलिटिकल पार्टी, एक सेकंड, अगर किसी पोलिटिकल पार्टी ने एज ए पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लिया, हिस्सा नहीं लिया, तो उसको इंडिपेंडेंट ज्वाइनिंग। एक सेकंड, अब ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का एक हद तक फैसला ठीक है कि ये एंटाइटल्ड नहीं है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। दूसरा जो उन्होंने दी है वो उन्होंने ओवर एंड अबव किया है, जो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है
कि जी इनको तो है ही नहीं है ना, वो तो बात है कि किसी और को दे दी जाए उस बुनियाद के ऊपर, तो फिर वो आएगा रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह आपके सामने आर्टिकल 63A का आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यही तो बात है, अभी तो फैसला आया ही नहीं है, क्लियर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो है असद बिल्कुल क्लियर है कि इनको भी नहीं मिल सकती। तो सर अगर क्लियर है तो फिर समाप्त क्यों हो रही है? हमें तो मिल सकती है, अगर क्लियर है कि 5 मेंबर्स बेंच ने एक फैसला किया। सर इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि हम इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 63A के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी कि वोट भी नहीं काउंट होगा और बंदा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये ठीक फैसला आने के बाद आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, ठीक फैसला, गलत फैसला होगा, गलत हुआ ना, गलत होगा। यही है, मैं ये कह रहा हूं कि फैसला आने के बाद आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब ये कहता है कि आपने एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ा, आपने रिजर्व सीट्स नहीं दी, आपका एक कैंडिडेट जीता नहीं है, तो आप किस तरह क्लेम कर सकते? मुझे एक ब्रेक लेना दें, ब्रेक के बाद मेरा नुक्ता बुनियादी ये है कि सुप्रीम कोर्ट से एक फैसले को तो हम क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं या उस पर राय दे रहे हैं क्योंकि फैसला आ चुका है, ये फैसला तो भी आया ही नहीं है। अब इसमें या ये फैसला आएगा या वो फैसला आएगा, तो उसको नहीं मान रहे। एक छोटे से ब्रेक लेके वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं पंजोदा साहब। अभी आपने राना हाफ साहब की बात सुनी है और राना साहब भी पहले बात कर रहे थे, लेकिन हाफ साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये सीटें जो हैं ये आपको तो मिल ही नहीं सकती, चले सुन्नी तहात का उनसे वापस हो गई, सुन्नी तहात काउंसिल को ये नहीं मिल सकती सीटें, तो आपकी जंग क्या है? देखिए जंग ये है कि सबसे पहले आप देखें तो हमारी सीटें जिस तरह से ये कह रहे हैं कि इनको मिल नहीं सकती, उसका बैकग्राउंड देखें ना कि हम इलेक्शन के अंदर उतरे कैसे हैं, हमें उतारा गया है, हमसे बल्ले का निशान छीना गया है और हमें आजाद किया गया। ये तो ना सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन गई थी बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों के हवाले से, आज तक उसके ऊपर समाअत नहीं हो सकी। रिव्यू में कहा गया कोई बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी रिव्यू में क्यों, और ये भी कहा गया कि कहीं पर वो तो क्या क्या रिमार्क्स देते हैं, वो कहते हैं कौन है नेहाजी, कौन है इमरान, कौन है, वो तो क्या क्या देते हैं। साहब अभी देखें ना, राना साहब ये कहते हैं इसी सुप्रीम कोर्ट से आपके हक में फैसला आ जाए कि वो जो सीटें रिजर्व सीट्स इनको बाकी जमातों को मिली थी वो मुअत्तल हो गया फैसला, तो आप उस फैसले को तो तहसीन करते हैं, लेकिन अगर मर्जी का फैसला नहीं होगा तो आप उस पर तनकीद करेंगे। नहीं, मर्जी के फैसले की बात नहीं है, मर्जी के फैसले की बात नहीं है। इन्होंने आपको हमारे पेपर, सर सुन ले एक मिनट, इन्होंने हमारी सीटें छीनी, इन्होंने हमसे बल्ले का निशान लिया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने लिया, इन्होंने बिल्कुल जी सुप्रीम कोर्ट खामोश रही। और इलेक्शन कमीशन जो है जिसका जो इंडिपेंडेंट इदारा है, क्या उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए? नाकाम रहा। जो आरओ डीआरओ सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई थी कि आप लें इनसे इंतजामिया से, वो जो एमपीओ के ऑर्डर जारी करते हैं। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पर आप रुक जाए जरा। मेरा आपसे सवाल यह है कि ये जो कह रहे हैं कि हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, आप कहते हैं कि जाएं अदालत के ट्राइब्यूनल्स के पास। लाहौर हाईकोर्ट ने ट्राइब्यूनल्स के लिए जजेस के नाम भेजे हुए हैं, वो नोटिफाई नहीं हो रहे। तो इलेक्शन आप इलेक्शन कमीशन के बारे में आप ये नहीं समझते, आपकी राय ये नहीं है कि वो नोटिफाई तो होने चाहिए ताकि मामला किसी अंजाम को पहुंचे? देखें ये इलेक्शन कमीशन या आप सुरखुर होंगे या वो सुरखुर होंगे ना, हमें कोई मसला नहीं है, वो कल नोटिफाई कर दे, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान का मामला है। इनको कौन सा राय क्या है? देखिए इनका आपकी राय क्या है? दोनों का मामला है, हमें कोई मसला नहीं है। देखिए बात यह है कि इनको कौन सा सुप्रीम कोर्ट पसंद है जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ ना हो, इनको वो वाला सुप्रीम कोर्ट पसंद है जिसमें 184(3) एक जो जज है उसकी मर्जी से लगे, जिसके अंदर बेंच जो है वो एक जज फैसला करे, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ना हो। इनको पसंद ही वही सुप्रीम कोर्ट है जो कहे कि गुड टू सी यू। अब इनके वो सारे मामला खत्म हो गए तो अब इनको फैसले जो हैं वो पसंद नहीं आ रहे। बात यह है यही अदलिया इनको रिलीफ देती है तो वो ठीक है, वो नहीं देती तो वो खराब है। अभी भी देखें हम तो समझते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ हम खड़े, पूरी मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो है उसके साथ खड़े। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, देखें हमें उस पर एतमाद होना चाहिए कि वो इस तय पे पहुंचेंगे और मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। अब इसके ऊपर ये प्रोपेगेंडा करें कि जी उस जज के खिलाफ बात कर दी, फलाने के खिलाफ कर दी। एग्जीक्यूटिव का ये भी काम है कि वो अदारों को भी प्रोटेक्ट करे। अदारों के पास भी जो है कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रियां नहीं चल रही कि वो जो है सियासी मामलात के अंदर आए, तो ये
एग्जेक्टिव का जो है एक कंसर्न होता है कि वो अदालतों को जहां प्रोटेक्ट करना है वहां अदालतों को भी प्रोटेक्ट करें, अदारों को भी प्रोटेक्ट करें और मामला को आगे सर, दो जजेस के रिमार्क्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप साहब, एक तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो खुसूसी अदालतों में जजों की अदम तैनाती का मामला उस पर रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि जी दर्जनों खत लिखे हैं लेकिन जज तैनात नहीं हो रहे। वो कहते हैं 2015 से लोग जेलों में पड़े हैं मगर जज तैनात नहीं किए जा रहे। और वो कहते हैं कि अगर मजीद ताखिर हुई तो वज़ीर आला को बुलाना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने आज रिमार्क्स दिए हैं कि अगर कोई दायरा इख्तियार से, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दायरा इख्तियार से कोई लापता होगा तो IG साहब इसके जिम्मेदार होंगे। प्लस उन्होंने फिर ये कहा है कि सेक्रेटरी दिफा से अगर कुछ, उनको सेक्रेटरी दिफा को बुला लिया है, सेक्रेटरी दिफा से कुछ ना हुआ तो फिर वज़रा और फिर वज़ीर आज़म को भी बुलाऊंगा। तो ये कुछ देर पहले हम एक तनाव की बात कर रहे थे, ये क्या हो रहा है? देखें, जो लाहौर वाला मामला है वो ये है कि जो हमारा एंटी टेररिज्म लॉ है उसके अंदर ये है कि कंसल्टेशन आएगी बिटवीन द गवर्नमेंट और द चीफ जस्टिस, और उसको मेरा ख्याल है हो कि इस मामले को ख़त्म होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर या स्पेशल कोर्ट्स के अंदर जहाँ जहाँ जजेस नहीं हैं, चाहे वो एंटी टेररिज्म के हैं, चाहे आपके नैब के हैं, चाहे दूसरी अदालतें हैं, बैंकिंग है, FIA है, उन केसेस के अंदर भी जो है अदालतों के अंदर जो है आपको जजेस लगाने चाहिए। और ये अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये इंसाफ की फराहमी में एक ताख़ीर है और आगे ही पाकिस्तान के अंदर आवाम जो है वो मुतमईन नहीं है। और अगर जज ही नहीं है तो बात आगे किस तरह बढ़ेगी। लिहाजा मैं यही एक गुजारिश करता हूँ कि ये बातें जो हैं बजाय लेटर डाल के या आगे करके या पीछे करने की नहीं है, ये बैठे देखें। जुडिशरी भी पाकिस्तान की है, एग्जीक्यूटिव भी पाकिस्तान की, और जब लॉ के अंदर एक फोरम प्रोवाइड है कि आप बैठ के म्यूचुअली तय करें तो म्यूचुअली तय कर लेना चाहिए उस चीज़ के अंदर। दूसरी जहाँ तक बात इस चीज़ के अंदर है कि वो जो अभी जिस दूसरे रिमार्क्स की तरफ आपने बात की है, तो डेफिनेटली ये है कि अगर इस्लामाबाद के अंदर कुछ चीज़ ऐसी आती है तो एज ए IG जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और IG का काम ये है कि अदालत को मुतमईन करे कि मेरी ये एफर्ट्स हैं, मैंने ये काम किया है। और अगर उसके बाद फिर अदालत कोई भी ऑर्डर करती है या जो भी उस चीज़ के उस ऑर्डर की कंप्लायंस होनी चाहिए। अब हुआ ये है कि हमने हर चीज़ को मीडिया हाइप दे दी है, और बाज़ दफ़ा जब बातें हो रही होती हैं किसी और कॉन्टेक्ट के अंदर जा रही होती हैं, उनका मकसद कुछ और होता है, लेकिन जब उसका रिपोर्टिंग के अंदर आती है तो लगता यह है कि शायद कोई इंस्टीट्यूशन उसके खिलाफ नफी में सर ला रहे हैं। क्यों जी नफी में सर क्यों ला रहे हैं? देखिए, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पहले भी ये उसमें वाज़ह तौर पर हुक्म दिया, बल्कि जैसे ये कह रहे हैं कि मुशावरत वाला मामला, तो उसके अंदर इनकार किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इनकी मर्जी के जजेस जो हैं वो नहीं नाम भिजवाए गए। जिन्होंने कहा है कि मर्जी के जजेस, बिल्कुल इसलिए ना जी, इसलिए नहीं उनको तैनात किया जा रहा। और ये चाहते हैं कि इनकी मर्जी के जजेस हों तो फिर अपनी मर्जी से उनसे फैसले लिए जाएं। उधर ही उसी तरफ कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है। और देखें, हमने तो नहीं नाम भिजवाया ना, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भेज रहा है, और हमने तो नहीं चीफ जस्टिस को लगाया ना। ये तो जो है अदलिया जो है उसके ऊपर तो आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये जो IG इस्लामाबाद की हो रही है, देखें आज भी उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जो बात करता है उसको अगवा कर लिया जाता है। और यही सिलसिला अगर आप देखें तो कितने लोग अगवा किए गए और फिर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलिए बिल्कुल कितने साफियों को उठाया गया। अब देखिए इस पर नोटिस किया गया सेक्रेटरी दिफा को, वो क्या जवाब देते हैं। वक्त खत्म हुआ। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।